गुड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसी बारिश में तुमने हमारी मदद की। जंगल में बारिश का जोर बढ़ने लगता है। कालू कौवे का घर जिस पेड़ पे था वो पेड़ टूट जाता है और साथ में कालू का घर भी टूट जाता है। गोरी कौवे घर के नीचे दब जाती है। कालू, मुझे यहाँ से निकालो वरना मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ। गौरी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी किसी दूसरे पक्षी को मदद के लिए लेकर आता हूँ। बच्चों, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, आप दोनों घर में ही रहना। अगर कोई आए तो पूछे बिना दरवाजा मत खोलना। मेरे आने का इंतजार करना बच्चों। मम्मा, आप कितना काम करती हैं? हाँ मम्मा, बहना ठीक कह रही है, आप थक जाती होंगी। बच्चों, माँ अपने बच्चों का काम करते हुए कभी नहीं थकती, क्योंकि मेरी माँ भी मेरे लिए ये सब करती थी। आप दोनों अपना ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। जंगल में अब भोजन बहुत कम मिलता था। भोजन खोजते खोजते मम्मा चिड़िया आज दूर निकल जाती है। उसे पुराने कुएं के पास कुछ चनों के दाने मिल जाते हैं। गुड़िया को तो चनों के दाने बहुत पसंद हैं। वो आज बहुत खुश हो जाएगी। मेरे बच्चों का भोजन तो मिल गया। फिर मम्मा चिड़िया वो दाने उठाकर वापस अपने घर के लिए उड़ती है। रास्ते में जाते हुए मम्मा चिड़िया को एक टूटे हुए घोंसले में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। मम्मा चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रही हो? बेटी, मैं कल से भूखी हूँ। भूख के कारण अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या माँ जी, आपको भोजन नहीं मिला? चिड़िया बेटी, मैं उड़ नहीं सकती और कोई मेरी मदद भी नहीं कर रहा। 3 दिन पहले मुझे एक मिट्ठू तोता अमरूद देकर गया था। उसे खाए हुए 3 दिन हो गए हैं। चुप कर जाएं, माँ जी, चुप कर जाएं। ये लें, आप ये चनों के दाने खा लें। मैं ये चने अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही थी। मगर बेटा, तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे? माँ जी, मैं और ढूंढ लूंगी, आप मेरी चिंता ना करें। फिर रानू चिड़िया अपने चने के दाने उस बूढ़ी फाख्ता को देकर वहाँ से चली जाती है। वो फिर से अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने लगती है। उड़ते उड़ते वो मैदान की ओर चली जाती है। उसे वहाँ एक चावल का पौधा मिलता है। वो तुरंत वहाँ जाती है। गोरी कौवी जो वहीं थोड़ी दूर बैठी हुई थी, वो भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, चिड़िया, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे भोजन लेकर जल्दी अपने घर जाना है। तुम ये चावल मुझे लेकर जाने दो, तुम कहीं से कुछ और ढूंढ लो। गोरी बहन, क्या जल्दी है आपको? सब ठीक तो है ना? अरे, ये तो पीछे ही पड़ गई। अब मैं क्या बताऊं इस चिड़िया को। हाँ चिड़िया, ऐसा है ना कि मेरा जग्गू बहुत बीमार है। मुझे उसके लिए भोजन लेकर फिर दवा लेने भी जाना है। तो गोरी बहन, आप ये चावल लेकर जल्दी से घर जाएं और जाकर अपने बेटे की दवा लेकर आएं। चिड़िया बहुत मासूम थी, इसलिए चिड़िया का हर कोई फायदा उठाता था। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर गोरी कौवी भी चिड़िया को उल्लू बनाकर वो चावल लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया फिर से भोजन की खोज में आगे चली जाती है। चील वहीं से गुजर रही थी। उसके पास ढेर सारा सामान था। वो बहुत सारा सामान उठाए ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थी। चिड़िया से ये सब देखकर रहा नहीं जाता। वो बूढ़ी चील से उसका सामान लेकर खुद उठा लेती है और उसे घर छोड़ने चली जाती है। बेटी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ी जान हूँ, मुझसे ये सामान लेकर उड़ा नहीं जा रहा था। बैठो बेटी, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। नहीं बूढ़ी चील जी, मुझे अपने बच्चों के लिए अभी भोजन भी खोजना है। गुड़िया और कुकू अपने घर में बैठे हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन कौन है बाहर? बच्चों, मैं बूढ़ी बूढ़ी फाख्ता हूँ। जब कुकू दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर कोई भी ना था। दरवाजे पर ढेर सारा भोजन पड़ा हुआ था। कुकू वो भोजन लेकर अपने घर में आ जाता है।
शाम हो गई थी। मामा चिड़िया आज बहुत परेशान थी क्योंकि वो आज अपने बच्चों के लिए भोजन लाने में नाकाम रही थी। वो निराश होकर रोती हुई घर जा रही थी जब उसकी नजर बूढ़ी फाख्ता के घोंसले में बैठे हुए तोते पर जाती है। अरे, ये घोंसला तो बूढ़ी फाख्ता का है। मैं सुबह यहाँ उन्हें भोजन देकर गई थी। नहीं नहीं चिड़िया, मैं तो यहाँ 1 साल से रह रहा हूँ। तो फिर वो बूढ़ी फाख्ता यहाँ कैसे आई? रानो चिड़िया ये सब सोचकर बहुत हैरान थी और वो उसी हैरानी में अपने घर लौट जाती है। घर में ढेर सारा भोजन देखकर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से पूछती है, बच्चों, ये भोजन कहाँ से आया? मम्मा, कोई बूढ़ी फाख्ता थी, दरवाजे पर भोजन रखकर चली गई, तो कुकू भैया भोजन उठाकर अंदर ले आए। तो अब मुझे पता चला कि ये मेरी परीक्षा थी। मम्मा, क्या ये भोजन आपने भेजा था? नहीं बच्चों, ये भोजन ऊपर वाले ने हमारे लिए भेजा है। फिर वो सभी मिलकर खुशी खुशी भोजन खाते हैं। कालू, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ चले गए थे तुम? आज तो कुछ ज्यादा ही देर कर दी तुमने। नहीं नहीं, मैंने कहाँ जाना है, नदी पर गया था, थक गया था ना, आंख लग गई वहीं पर। तुम तो हर समय सोते ही रहते हो। पता है, आज मेरी माँ आई थी। तो फिर मैं क्या करूं? मैंने कौन सा फूल फेंकने थे तुम्हारी माँ पर? बात तो सुनो। माँ कह रही थी कि परसों शादी है मेरी बहन की, और वो कह रही थी कि मैं कालू को लेकर अपने साथ जरूर आऊं। चले जाएंगे, हमने कौन सा वहाँ पर कोई काम करना है। चलो, एक दिन का दाना पानी तो मिलेगा फ्री में। लेकिन माँ कुछ और भी कह रही थी। गौरी, तुम सब एक साथ ही बता दो कि तुम्हारी माँ क्या कह रही थी। तो मेरी माँ कह रही थी कि कालू को मेरा संदेश दे देना कि दूल्हा और उसकी माँ ही आएंगी मेरी बहन को बिहाने। बस तुम उन दोनों के भोजन का बंदोबस्त कर देना। क्या तुम्हारी माँ ने मेरे ज़िम्मे भोजन लगा दिया? मैं तो खुद का भोजन नहीं ढूंढ पाता, अब मैं उनके लिए भोजन कहाँ से लाऊंगा? कालू जी प्लीज, मैंने माँ से वादा कर लिया है, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है गौरी, अगर तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो ये बात तो माननी ही पड़ेगी। मेरा सुंदर पति कालू कितना अच्छा है। अगली सुबह कालू कौवा भोजन की खोज में निकल जाता है। वो क्या जानता था कि दाना कहाँ से मिलेगा, क्योंकि उसने कभी दाना नहीं ढूंढा था। वो रानू चिड़िया के पास जाता है। क्या हुआ कालू भैया, आज इतनी सुबह सुबह क्यों आना हुआ? चिड़िया बहन, ये रिश्ते निभाना भी कितना मुश्किल काम है। क्या हुआ कालू, क्यों इतने दुखी हो, और क्या हुआ तुम्हारे रिश्तों को? कुछ नहीं, मेरी साली की शादी है। गौरी की माँ आई थी मेरे घर, जो भी घर में पड़ा था सब कुछ खा गई और जाते हुए मेरे ज़िम्मे दूल्हा और उसकी माँ का भोजन भी लगा गई। कालू भैया, कोई बात नहीं, ऐसे मुश्किल समय में अपने ही तो काम आते हैं। और वो कौन सा 2-3 दिन रहेंगे, आएंगे और तुम्हारी साली को ब्याह कर ले जाएंगे। चिड़िया, खुशी गमी में अपने ही काम आते हैं, ये बात तुमने ठीक कही। इसलिए तो मैं सारा जंगल छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मुझे कुछ दाने दे दो, बाकी मैं कुछ कर लूँगा। ठीक है कालू, मेरे पास ये कुछ दाने हैं, तुम ले जाओ, मैं और दाना ढूंढ लूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पता था तुम मेरी इज्जत जरूर रखोगी। फिर कालू कौवा वो चंद दाने लेकर वहाँ से चला जाता है। वो सीधा मिठू तोते के पास जाता है। अरे कालू, यहाँ कैसे आना हुआ, और ये दाने कहाँ से चुरा कर लाई हो? मिठू, चुरा कर नहीं लाया, चिड़िया ने दिए हैं मुझे। मेरी साली की शादी है, सास मेरी बहुत गरीब है, इसलिए चिड़िया ने खुशी से मेरी मदद की है। अगर तुम भी कोई मदद करना चाहते हो तो कर सकते हो। ना भी ना, मुझे नहीं करनी कोई मदद, तुम्हारी सास है, तुम ही करो अपनी सास की मदद, मुझे कोई शौक नहीं। मिठू यार, मुझे पता था कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, लेकिन चिड़िया कह रही थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही काम आते हैं, प्लीज एक अमरूद ही दे दो। अच्छा, चिड़िया ने कहा है तो ये लो एक अमरूद, क्या ही याद करोगे तुम। फिर कालू कौवा वो अमरूद भी लेकर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत थक गया था। वो आराम करने के लिए एक पेड़ पर रुकता है। वो अभी बैठा ही था कि उसे अपने सामने एक कौवा आता हुआ दिखाई देता है।
मैं बहुत थक गया हूँ। यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर लूँ तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे क्या एतराज, बैठ जाओ तुम भी। अच्छा, इस पोटली में क्या है तुम्हारे पास? इस पोटली में अमरूद और दाने हैं। मेरी साली की शादी है, वहीं लेकर जाने हैं मुझे। अच्छा, तो मेरी तरह तुम भी अपने ससुराल का बहुत ख्याल रखते हो। अच्छा, और तुम्हारे पास ये पोटली में क्या है? यार काफे, मैं तो बहुत थक गया हूँ। चावल है इस पोटली में, मेरी पत्नी ने दिए थे अपने मायके वालों के लिए। लेकिन सफर बहुत है, अब मैं थक गया हूँ ये पोटली उठा उठा कर। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ये चावल किसी को दे दूँ। क्या काफे, ये इतने सारे चावल क्या तुम किसी को मुफ्त में दे दोगे? हाँ यार, मुझसे नहीं उठाए जाते अब ये चावल। अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो ये चावल की पोटली तुम रख लो। ये सुनते ही कालू कव्वे के मुंह में पानी आ जाता है और वो लालच में आ जाता है। बात तो तुम ठीक कर रहे हो, सफर ज्यादा है तो तुम कैसे इतना बोझ उठा कर जा सकते हो। लाओ, ये चावल की पोटली तुम मुझे ही दे दो। ठीक है यार, मेरी ये पोटली तुम रख लो और अपनी पोटली मुझे दे दो। वैसे भी तुम्हारी पोटली में एक ही तो अमरूद है, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं रास्ते में खा लूंगा। कालू कव्वे को ये सौदा बहुत अच्छा लगता है। फिर वो अपनी पोटली उसे दे देता है। वो कौवा कालू की पोटली लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा भी खुशी खुशी वो चावलों से भरी हुई पोटली लेकर घर जाता है। गौरी, देखो आज तुम बहुत खुश हो जाओगी, देखो मैं क्या लाया हूँ। कालू, ये क्या है? ये तो बहुत भारी है। गौरी, इस पोटली में है चावल। इतने सारे चावल, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। गौरी, मैं गुजर रहा था पास वाले जंगल से, तो वहाँ पर चीलें कुछ पक्षियों को मार रही थीं। मुझे देखते ही उन पक्षियों ने मुझसे मदद के लिए कहा, मुझसे रहा नहीं किया। मैं जल्दी से वहाँ गया और अपनी तेज चोंच से उन चीलों का काम तमाम कर दिया। वो सभी पक्षी बहुत खुश हुए और अपनी खुशी से ये चावल मुझे दिए हैं। अरे वाह कालू, तुम तो बहुत बहादुर हो। अच्छा गौरी, अब थोड़े से चावल मुझे भी निकाल दो। नहीं कालू, मेरी माँ को चावल बहुत पसंद है। अगर ये पोटली खोली तो तुम रात में ही ये सारे चावल खा जाओगे। फिर वो दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगली सुबह कालू और गोरी वो पोटली उठाकर अपने मायके की ओर चले जाते हैं। आओ गोरी बेटी, कैसी हो तुम? माँ, मैं ठीक हूँ। बेटी, इस पोटली में क्या है? माँ जी, ये चावल है, आपका दामाद लाया है। कितना सुंदर है मेरा दामाद जी, और मेहनती भी। बेटी, लड़के वाले आते ही होंगे। तुम इस पोटली से चावल निकालो और अच्छे से साफ कर लो। जी माँ, मैं अभी करती हूँ। अरे ये क्या कालू, इसमें क्या है? ये तो सारे पत्थर हैं। गौरी, ये कैसे हुआ? कालू, मुझे लगता है तुम्हें तुमसे भी बड़ा चोर मिल गया है। गोरी की माँ ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। गौरी बेटी, अब तो वो आने ही वाले होंगे। ये चंद दाने चनों के पड़े हैं, बहुत सख्त हैं। तुम इन्हें पानी में भिगो दो। कालू काका मन ही मन में बहुत शर्मिंदा हो रहा था। ऐसे ही मेहमान भी आ जाते हैं। कालू जी, अब तुम ज्यादा परेशान ना हो, आ जाओ, मेहमान आ गए हैं। माँ बुला रही है तुम्हें, आकर मिल लो उन्हें। फिर कालू कौवा जैसे ही अंदर जाता है तो ये देखकर चौंक जाता है। ये तो वही कौवा था जो उसे ठग कर ले गया था। वो कौवा कालू को देखकर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। कालू कौवा उस कौवे के पास जाता है और उसके कान में कहता है, ना घबराओ यार, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बल्कि तुम्हें देखकर तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म हो गई। मैं तो बहुत खुश हूँ कि सासू माँ का दूसरा दामाद भी चोर ही है। कम से कम मेरी पत्नी मुझे तुम्हारे ताने तो नहीं दिया करेगी। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं। हरियाली तोती अपनी छोटी सी चोंच में तिनके उठा उठा कर अपने घोंसले में लगा रही थी। मम्मा, बारिश तो होने वाली है, लेकिन अभी तक हमारा घोंसला नहीं बना। छोटे मिठू, तुम चिंता ना करो, तुम शांत होकर पेड़ के नीचे बैठ जाओ। बादल जोर जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हरियाली तोती का आधा बनाया हुआ घोंसला तेज हवा में उड़ जाता है। छोटे मिठू, ये तो बहुत बुरा हुआ, न घर है न घोंसला, जो काम किया
सब हवा में उड़ गया। तभी वहाँ हरियाली तोती का पड़ोसी कालू कौवा आ जाता है। हरियाली, मेरा घर खाली है, तुम्हारे लिए जगह है मेरे घर में। तुम अपने छोटे मिट्ठू को लेकर मेरे घर में आ जाओ। कवि भैया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। हरियाली तोती अपने बेटे को लेकर कालू कौवे के घर में चली जाती है। हाँ, ये घोंसला ठीक है, यहाँ बारिश का पानी भी नहीं आ रहा। हरियाली, वहाँ नहीं, यहाँ आ जाओ। वो घोंसला मेरी पत्नी का है, वो आती ही होगी। कालू कौवे की पत्नी, जो बहुत घमंडी और नकचड़ी थी, वो घर में आ जाती है। कालू, ये तोती यहाँ क्या कर रही है? कवि बहन, मैं अपना घोंसला बना रही थी कि बारिश शुरू हो गई। फिर कालू भैया मुझे यहाँ ले आए। कालू के बच्चे, तू होता कौन है जो इस तोती को उठाकर मेरे घर में ले आया है? चलो चलो, निकालो इसे यहाँ से। गौरी, ये हमारी पड़ोसन है, अगर एक रात रुक जाएगी तो क्या होगा? कोई दूसरा पक्षी मेरे घर में सोए मुझे अच्छा नहीं लगता। कालू, सुन लो, अगर ये तोती ना गई तो मैं तुझे भी घर से बाहर निकाल दूंगी। कवि बहन, आप लड़ाई बंद करें, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। फिर हरियाली तोती अपने छोटे मिट्ठू को लेकर वहाँ से चली जाती है। तेज बारिश में उड़ती हुई हरियाली तोती जंगल के दूसरे हिस्से में पहुँच जाती है। हरियाली तोती अपने छोटे मिट्ठू को अपने पंखों में छुपा लेती है। बेटा, अगर ऐसी ही बारिश में हम सारी रात भीगते रहे तो हम सुबह तक जिंदा नहीं बचेंगे। ऐ ऊपर वाले, हमारी मदद करो। तभी वहीं से रानू चिड़िया गुजर रही थी। वो तोती को देखकर वहाँ आती है। अरे तोती बहन, आप इतनी बारिश में यहाँ अपने छोटे से बेटे के साथ क्यों बैठी हुई हैं? चिड़िया बहन, मेरे पास रहने के लिए कोई भी घोंसला नहीं है। कालू भैया हमें सहारा देकर अपने घर ले गए, लेकिन गोरी ने हमें वहाँ से निकाल दिया। चिड़िया बहन, मुझे अपनी नहीं, मुझे अपने छोटे मिट्ठू की चिंता हो रही है। हरियाली बहन, आप चिंता न करें, आप मेरे साथ चलें और मेरे घर में रहें। फिर रानू चिड़िया हरियाली तोती और मिट्ठू तोते को अपने साथ अपने घर में ले जाती है। गुड़िया बेटी, रसोई से भोजन ले आओ और हरियाली आंटी और छोटे मिट्ठू को दो। फिर गुड़िया रसोई में जाती है और भोजन लाकर हरियाली आंटी और छोटे मिट्ठू को देती है। हरियाली तोती और छोटा मिट्ठू वो भोजन खा लेते हैं। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसी बारिश में तुमने हमारी मदद की। जंगल में बारिश का जोर बढ़ने लगता है। कालू कौवे का घर जिस पेड़ पे था वो पेड़ टूट जाता है और साथ में कालू का घर भी टूट जाता है। गोरी कभी घर के नीचे दब जाती है। कालू, मुझे यहाँ से निकालो वरना मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ। गौरी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी किसी दूसरे पक्षी को मदद के लिए लेकर आता हूँ। कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और वो उड़ते उड़ते चिड़िया के घर पहुँच जाता है। कोई है इस घर में? चिड़िया और हरियाली तोती दरवाजा खोलती हैं। हरियाली, क्या तुम इस घर में रहती हो? हाँ कवि भैया, जब आपकी पत्नी ने मुझे अपने घर से निकाल दिया था तो ये चिड़िया ही मेरा सहारा बनी थी, इसने ही मुझे अपने घर में रखा है। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया और हरियाली तोती को सारी बात बताता है कि कैसे उसका घर टूट गया है। चिड़िया बहन और हरियाली बहन, मेरी पत्नी घर के नीचे दबी हुई है, अगर उसे बाहर ना निकाला तो वो मर जाएगी, मेरी मदद करो। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती कौवे के साथ जाती हैं। वो कालू की पत्नी गोरी को घर के नीचे से निकालती हैं। हरियाली बहन, तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने चिड़िया के साथ मिलकर मेरी जान बचाई। गोरी, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मुश्किल समय किसी पर भी आ सकता है, जैसे मुश्किल समय हरियाली पर आया और अब तुम्हारे पर। अब तुम दोनों भी मेरे साथ चलो और हरियाली और हम सब मिलकर रहेंगे, क्योंकि मेरा घर सुरक्षित है। फिर रानू चिड़िया कौवों को भी अपने घर ले जाती है। कालू कौवे ने अभी मकई का भुट्टा लाकर रखा ही था कि गोरी कौवी उसे जल्दी जल्दी से खा लेती है। अरे, मकई का भुट्टा कहाँ गया? वो तो मैंने खा लिया है।
किसी दिन सांस रुक जाएगी तुम्हारी। इतना बड़ा मुंह नहीं है जितना भोजन ठूस लेती हो। मुझे भूख लगी हुई थी, दिन में एक बार ही तो भोजन ला कर देते हो तुम। गौरी कवि की आदत थी, जो भी भोजन देखती जल्दी जल्दी खा लेती। एक दिन की बात है, कबूतर ने अपने घर में पक्षियों की दावत की। कबूतर ने सबके लिए आलू मटर वाले चावल बनाए थे। रानू चिड़िया, मिठू तोता, बुलबुल, गौरी कवि और कालू कौवा सब कबूतर के घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी दावत पर आए। कबूतर, तुम्हारे घर पानी का मटका कहाँ है? हम सब अपनी अपनी चोंच धो लेते हैं। पानी का मटका बाहर है, तुम सब जाकर अपनी चोंच धो लो। तब तक मैं आलू मटर वाले चावल लेकर आता हूँ। फिर वो सभी पक्षी अपनी चोंच धोने के लिए मटके के पास आते हैं। जैसे ही मिठू तोता अपनी चोंच धोने लगता है तो मटका गिरता है और टूट जाता है। सारा पानी भी बह जाता है। कोई बात नहीं मिठू भैया, मैं नदी से दूसरा मटका भर कर ले आती हूँ। चिड़िया, मटका भरने जाने की क्या जरूरत, हम सब जाकर नदी से ही चोंच धोकर आ जाते हैं। हाँ चिड़िया, कालू की बात ठीक है, चलो चलते हैं। मेरी चोंच तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो नदी से अभी नहा धोकर आई हूँ। फिर वो सभी पक्षी गौरी को छोड़कर नदी पर चले जाते हैं। कबूतर आलू मटर वाले चावल लाकर रख देता है। चावल ठंडे हो जाएं तो हम सब मिलकर खाएंगे। फिर कबूतर चावल रख के रसोई में चला जाता है। आलू मटर वाले चावल देखकर गौरी कवि के मुंह में पानी आने लगता है। वो चुपके से इधर उधर देखती है और चावल खाने लगती है। वो गरम गरम चावल सारे खा लेती है। गौरी कवि के खाने की स्पीड बहुत तेज थी, वो तो मिनटों में सारा कुछ खत्म कर जाती है और कबूतर को देखकर वहाँ से भाग जाती है। सब पक्षी अपनी अपनी चोंच धोकर आ जाते हैं। कबूतर भैया, हम आ गए हैं, अब जल्दी से चावल ले आओ। चावल तो मैंने रख दिए हैं, लेकिन कबूतर बर्तन तो खाली हैं। ये क्या, ये कैसे हो गया? गोरी कहाँ है? गोरी तो यहाँ नहीं है। वो खा गई, वो काली कवि खा गई। सभी पक्षियों के लिए बनाया हुआ भोजन वो अकेली खा गई। अब मैं आपको क्या दूंगा? वो लालची कवि खाकर ही मर जाएगी। वो बहुत गंदी है, मुझे तो भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी। बुलबुल ऐसे कहते हुए वहाँ से चली जाती है। मैं अब जाकर कोई मीठा फल ही ढूंढ कर खा लेता हूँ। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन उस कवि की वजह से सबको बहुत परेशान होना पड़ा। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से भूखे ही चले जाते हैं। गौरी कवि नदी में अपनी चोंच डाले हुए बैठी थी। क्या हुआ, मेरे मुंह में इतनी जलन क्यों हो रही है? हाय हाय, मैं मर गई। गौरी कवि उड़ती है और जल्दी से घर जाती है। अब आ गई हो, आज तुम्हारी वजह से हम सबको भूखा रहना पड़ा। मेरी तुम्हारी वजह से सबके सामने बहुत बेइज्जती हुई। कालू, मैंने गरम गरम चावल खा लिए, मेरे मुंह में बहुत जलन हो रही है। दिखाओ, अपनी चोंच दिखाओ। गौरी, तुम्हारा मुंह तो अंदर से जल चुका है। कालू जी, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। फिर कालू कौवा गौरी कवि को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है और फिर बुलबुल डॉक्टर गौरी कवि के चोंच को देखती है। गौरी, तुम्हारा तो पूरा मुंह जल चुका है। जब दूसरों के हिस्से का भोजन भी खाओगी, वो भी गरम गरम, तो फिर ऐसा तो होना ही है। फिर बुलबुल गौरी कवि की पूंछ पर टीका भरकर लगाती है। बचाओ माँ, बचाओ। तुम्हें माँ ने कब कहा था कि ऐसे लालच में गरम गरम भोजन खाओ? फिर बुलबुल गौरी कवि को कड़वा शरबत देती है। जब बुलबुल दूसरा टीका भरती है तो गौरी कवि वहाँ से भाग जाती है। बुलबुल के पास टीका था और वो गौरी कवि के पीछे पीछे उड़ रही थी। कबूतर, कालू कौवा और रानू चिड़िया सब गौरी कवि को पकड़ रहे थे, लेकिन गौरी कवि कहाँ किसी की पकड़ में आने वाली थी। वो दूर उड़ जाती है और घने जंगलों में जाकर छुप जाती है। ऐसे गौरी कवि का सबके सामने मजाक बन जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी लालच मत करो। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।
जंगल में कई दिनों से चोरियां हो रही थीं। एक रात तेज बारिश में कबूतर और कबूतरी अपने घर में सोए हुए थे कि उनके घर में चोर घुस आता है। वो चोर कौवा अपनी लाइट जला जलाकर चीजें देख रहा था। उसने बहुत आराम आराम से लूसी कबूतरी के गहने निकाल लिए थे और फिर संदूक की ओर बढ़ता है। तभी कालू कौवे का पंख गिलास से टकराता है और गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। गिलास टूटने की आवाज से लूसी कबूतरी और कबूतर जाग जाते हैं। चोर चोर कौन है? कालू कौवा खिड़की के रास्ते से निकलने की कोशिश करता है तो कबूतर तुरंत उसकी पूंछ पकड़कर खींच लेता है। लूसी लाइट जलाओ, जल्दी से लाइट जलाओ। लूसी कबूतरी जल्दी से लाइट का बटन ऑन करती है। कालू कौवे तुम? कबूतर जी, ये तो कालू कौवा है, आप इसकी पूंछ छोड़ दें वरना टूट जाएगी। लूसी, ये कालू है या काला? ये चोर है। तो इसका मतलब कालू तुम ही जंगल में चोरियां कर रहे हो। मम्मा मैं तो आज ही आया था। लूसी, ये थैली पकड़ लो इस कौवे से। फिर कबूतर कालू कौवे को छोड़ देता है। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। ऐसा ना हो कि मैं सभी पक्षियों को यहाँ बुला लूं और सब मिलकर तुम्हारी जान ही ले ले। कालू कौवा तेज बारिश में दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। कालू जी, आज इतना टाइम क्यों लग गया? कुछ लाए हो क्या? गौरी, मैं पकड़ा गया था। कबूतर और कबूतरी ने मुझे पकड़ लिया था। कालू, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या फिर उस गंदी आंखों वाले ने मारा तुम्हें? नहीं गौरी, मुझे छोड़ दिया, मुझे मारा नहीं जाने दिया। अपनी चीजें वापस लेकर मुझे छोड़ दिया। फिर वो दोनों कौवा और कौवी सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कबूतर रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मैं ना कहता था कि मुझे कालू कौवे पर शक है। वो कालू कौवा ही था जो जंगल में चोरियां करता है। आज रात मैंने उसे पकड़ लिया था। कबूतर भैया, वो बूढ़ा हो गया है मगर उसने अभी तक अपने आप को नहीं बदला। आज वो चोरियां करता है, कल को उसका बेटा जग्गू भी चोरियां करेगा। हाँ चिड़िया, तुम ठीक ही कह रही हो। उसका बच्चा कौन सा ठीक पक्षी बनेगा, वो भी एक नंबर का चोर ही बनेगा। आज पूरा दिन कालू कौवा घर में ही रहता है। वो बाहर जाने से डर रहा था। गोरी कौवी नदी से पानी पीकर आ रही थी कि मिठू तोता गोरी कौवी को देख लेता है। कहाँ है गोरी, तुम्हारा पति कालू? सुना है कल रात कबूतर ने उसे रंगे परों पकड़ लिया है। मोटी चोंच वाले, चोर होगा तेरा बाप। अगर मेरे पति को चोर कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। चोर चोर चोर, गोरी कौवी का पति कालू कौवा चोर। ऐसे कहते हुए मिठू तोता वहाँ से भाग जाता है। शाम को तोता, कबूतर और रानू चिड़िया तीनों मिलकर कौवों के घर जाते हैं। कबूतर भैया, मैं शर्मिंदा हूँ। तो वो गलती हो गई मुझसे कबूतर भैया, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। कालू कौवे, अब बस कर जाओ, अपने छोटे बच्चे की ओर देखो। तुम कल को इसे भी चोर बनाओगे। अगर किसी और ने पकड़ लिया तो वो मार मार कर तुम्हारे पंख तोड़ देगा, लेकिन मैंने छोड़ दिया तुम्हें कालू कौवे। फिर कौवा और कौवी को समझाने के बाद वो तीनों पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, इनकी बातों पर ध्यान न देना। अगर चोरियां नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? परंतु गौरी, मुझे अब डर लगने लगा है। कालू जी, चलो आज की रात बस आखिरी चोरी करते हैं और फिर कल से चोरियां छोड़ देंगे। लेकिन कहाँ, किसके घर में चोरी करनी है? चील की बेटी की शादी है कल, उसके घर में सोने चांदी के गहने होंगे। बस हम आज की रात वहीं चोरी कर लेते हैं और फिर कल से चोरियां बंद कर देंगे। कालू कौवा थोड़ी देर सोचने के बाद मान जाता है। कौवों का छोटा बेटा जग्गू अपने घोंसले में सोया हुआ था। वो घर को बाहर से ताला लगाते हैं और निकल जाते हैं। रात के अंधेरे में वो कौवे चील के घर के पास पहुंच जाते हैं। कालू जी, यहाँ कोई नहीं है, चलो घर के अंदर चलते हैं। गौरी, जरा आहिस्ता बोलो। फिर गौरी और कालू आहिस्ता से दरवाजा खोलकर घर के अंदर चले जाते हैं। चील सो रही थी। कौवा और कौवी अलमारी से सारी चीजें चुराकर एक पोटली में डाल लेते हैं। वो चोरी करके चील के घर से बाहर निकलते हैं। वो अभी घर से निकले ही थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं।
कालू जी, अभी थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी, फिर जाएंगे घर। गौरी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। थोड़ी ही देर में तेज बारिश के साथ ओले भी पड़ने लगते हैं। ओले बहुत तेज थे। देखते ही देखते जंगल पूरा सफेद हो जाता है। कालू, हम फंस गए, हम ओलों में फंस गए। तभी दो बड़े ओले कौवों के सर में आकर लगते हैं और कौवे वहीं मर जाते हैं। सुबह हो जाती है। जंगल के सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से धुल चुके थे। तोता, कबूतर और रानो चिड़िया रात की बारिश देखने के लिए जब जंगल में आते हैं तो उनकी नजर कौवों पर पड़ती है। वो कौवे एक पेड़ के पास मरे हुए पड़े थे। अरे, ये कौवा और कौवी तो मरे पड़े हैं। चिड़िया, वही हुआ जिसका डर था। लगता है रात जो बारिश में ओले थे उन्हीं से मर गए होंगे ये दोनों। अरे, यहाँ तो एक पोटली भी है, इसमें क्या है? चिड़िया वो पोटली खोलती है। अरे, इसमें तो चील दी के गहने हैं। चिड़िया बहन, जरूर ये काले कौवे चील के घर से चोरी कर आ रहे होंगे। फिर चिड़िया वो गहने लेकर चील को वापस लौटा देती है। ऐसे कौवों को अपने किए की सजा मिल जाती है। रानो चिड़िया पहाड़ों वाले जंगल में नई आई थी। वो अंडे देने वाली थी, परंतु उसकी सेहत ठीक नहीं थी। उस नए जंगल में उसका कोई भी अपना नहीं था। बहुत मुश्किल से सारा दिन काम करके वो अपने लिए एक तिनकों का घोंसला बना लेती है। शुक्र है, सारा दिन मेहनत करके मैंने अपने लिए एक घोंसला तो बना लिया है। अब मैं आराम से अपने इस घोंसले में अंडे दे सकती हूँ। अंडे देने के बाद मुझे अपने लिए एक मजबूत और सुरक्षित घर बनाना होगा, ताकि ठंड के मौसम में मेरे अंडे खराब ना हो जाएं। जंगल में ठंड का मौसम भी आने वाला था, इसलिए जंगल के सभी पक्षी अपने लिए मजबूत घर बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिर रानो चिड़िया 2 अंडे दे देती है। अब मेरे अंडे तो आ गए हैं, मुझे अपने लिए एक मजबूत घर बनाना होगा। मैं कल से ही अपने लिए मजबूत घर बनाने का काम शुरू कर दूंगी। फिर रानो चिड़िया सो जाती है। आधी रात को जंगल में तेज और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। अरे, ये क्या? ठंडी हवा तो अभी से चलना शुरू हो गई है। ये ठंडी हवा मेरे अंडों के लिए ठीक नहीं है। इस ठंडी हवा से तो मेरे अंडे खराब भी हो सकते हैं। मुझे अपने अंडों को किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा। वो रानो चिड़िया अपने अंडों को लेकर बहुत परेशान हो रही थी। फिर चिड़िया की नजर थोड़ी दूर एक घर पर जाती है। रानो चिड़िया अपने अंडे को उठाती है और उस घर की तरफ जाती है। रानो चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर कालू कौवे और गोरी कौवे का था। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कौन हो तुम और इतनी रात को हमारे दरवाजे पर क्यों दस्तक दे रही हो? कौवे भैया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं आपके जंगल में नई आई हूँ। मैंने अभी तक अपने लिए एक सुरक्षित घर नहीं बनाया। मेरे साथ मेरे ये 2 अंडे भी हैं। आज रात मुझे आप अपने घर में रख लें। कल से अपना घर बना लूंगी। कालू की पत्नी गोरी भी बाहर आ जाती है। चिड़िया, हमारा घर तो खुद छोटा सा है। मैंने तो खुद अंडा दे रखा है, फिर तुम्हें कैसे अपने घर में रख लें? आप मुझ पे थोड़ी दया करें। मुझे ना सही, मेरे अंडों को ही अपने घर में रख लें। बस आज की रात। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर रानो चिड़िया को रोता देख गोरी कौवी को चिड़िया पर दया आती है और वो चिड़िया के अंडे अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाती है। रानो चिड़िया सारी रात ठंडी हवा में बाहर ठठरती रहती है, लेकिन वो अब सुकून में थी कि उसके अंडे अब सुरक्षित हैं। सुबह होने के साथ ही जंगल में बर्फ गिरना शुरू हो गई थी। रानो चिड़िया उस गिरती हुई बर्फ की परवाह किए बगैर सारा दिन काम करती है। वो सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती है और सूखी घास। रानो चिड़िया को घर बनाना अच्छे से आता था, इसीलिए वो जल्दी से अपना घर बना लेती है। अब मेरा मजबूत और सुरक्षित घर बन गया है। मैं अपने अंडों को ले आती हूँ। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा इतना साथ दिया। अब मैंने अपना घर बना लिया है।
मैं अपने अंडे लेने आई थी। अब आप भी किसी दिन मेरे घर जरूर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर रानो चिड़िया अपने अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। आज रात रानो चिड़िया अपने घर में बैठी ठंड के मजे ले रही थी। वो अपने अंडों को सारी रात गरमाइश देती है। कालू कौवा और गोरी कौवी भी अपने अंडे के साथ अपने घर में बैठे हुए थे। उनका घर बहुत कमजोर था। ज्यादा बर्फ पड़ने के कारण उनके घर की छत टूट जाती है। कालू जी, अब हम क्या करें? इस ठंड से तो हमारा अंडा खराब हो जाएगा। गोरी, इस समय तो मैं बाहर जाकर अपनी छत की मुरम्मत भी नहीं कर सकता। तुम तो जानती हो बाहर कितनी बर्फ गिर रही है। कालू, क्यों न हम चिड़िया के घर जाएं और उससे मदद मांगें। दिखने में तो वो बहुत अच्छी लग रही थी, वो हमारी मदद जरूर करेगी। फिर गोरी और कालू रानो चिड़िया के घर जाते हैं। फिर वो दोनों रानो चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। चिड़िया, तुमने तो हमारा घर देखा है, वो कितना कमजोर है। आज उसकी छत टूट गई। ठंड में हमारा अंडा कहीं खराब ना हो जाए, बस इसीलिए तुम्हारी तरफ आ गए। तुम हमें ये ठंड के दिन रख लो। आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे घर आ गए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे घर में रहेंगे। चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो और हम कितनी किस्मत वाले हैं जो हमारी पड़ोसन तुम हो। अच्छे तो आप दोनों भी हो। अगर उस रात आप मेरी मदद ना करते तो मेरे अंडे तो खराब हो जाते। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी ठंड के दिन रानो चिड़िया के घर में ही गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें हर मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कभी मीठे फल तो कभी चावल का दाना और कभी कोई चीज। कालू कौवा तो हर समय कुछ न कुछ खाता रहता था। वो एक नंबर का पेटू था। खाने के सिवा उसे कोई काम ना था। थक गया हूँ, अब तो थोड़ा आराम करना होगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा एक पेड़ की शाख पर बैठ जाता है। उसी पेड़ पर तोता भी बैठा हुआ था। कालू कौवे, थोड़ा कम खा लिया करो। पेट देखा है अपना, इतने बड़े तुम खुद नहीं हो जितना बड़ा तुम्हारा पेट होता जा रहा है। हो, इस दुनिया में खाने ही तो आया हूँ, काम वाम मुझसे होता नहीं है। कालू कौवे ने इतना कहा ही था कि जिस शाख पर वो बैठा था वो कालू कौवे के बोझ से नीचे गिर जाती है और कालू कौवा धड़ाम से नीचे गिरता है। मर गया, तोते मुझे उठाओ। ये देखकर तोता भी हंसने लग जाता है। अभी तो शाख टूटी है, कल तुम्हारा घोंसला भी तुम्हारे वजन से टूट सकता है। अगर ऐसे ही रहा एक दिन तुम उड़ भी नहीं सकोगे। फिर मिट्टू तोता कालू कौवे को उठाता है। रात हो गई थी। गोरी कौवी भी अपने घोंसले में सो गई थी। जब कालू कौवा भी आकर उस घोंसले में बैठ जाता है। कालू कौवे के बैठने ही घोंसला नीचे गिरने लगता है। कालू, खुद भी गिरोगे और मुझे भी गिराओगे। ये घोंसला पक्षियों के लिए है, ना कि तुम जैसी मोटी भैंस के लिए। जो भी हो, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा। अब तुम भी दूसरे पक्षियों की तरह मुझे बातें सुनाने लग गई हो। दिन गुजरते गए मगर कालू कौवा रोज ऐसे ही खाता रहा, जिसकी वजह से कालू कौवे का वजन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है। आज तो कालू कौवे से मुश्किल से उड़ा जा रहा था। वो कभी ऊपर जाता तो कभी नीचे आ जाता। वो पूरी ताकत लगाकर ऊपर जाता है मगर कालू के पंख अब उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और कालू कौवा जमीन पर आकर गिरता है। ये मुझसे उड़ा क्यों नहीं जा रहा? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? वो वहीं जमीन पर बैठकर कुछ गिरे हुए दाने खाने लगता है। जब शाम तक कालू कौवा घर नहीं जाता तो गोरी कौवी को अपने पति की चिंता सताने लगती है और वो उसे ढूंढने निकलती है। कालू, मैं घोंसले में परेशान हूँ और तुम यहाँ बैठे दाना खाई जा रहे हो। गोरी, मैं क्या करूं? मुझसे तो उड़ा ही नहीं जा रहा। मैं 2 पंख ऊपर जाता हूँ तो 1 पंख नीचे आ जाता हूँ। मेरे पंख थक गए हैं। अब कोशिश करो उड़ने की। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ज्यादा खाने से तुम्हारा वजन बढ़ रहा है।
कालू कौवा फिर से उड़ने की कोशिश करता है, मगर वो उड़ नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है। फिर गोरी कौवी रानो चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू को बुला कर लाती है। वो सब कालू कौवे को एक डंडे से बांधकर घर ले जाते हैं। कालू कौवे, तुम इतने मोटे हो गए हो कि हम सब ने बहुत मुश्किल से उठाया है तुम्हें। अब हम जा रहे हैं। गोरी, तुम बुलबुल को बुलाकर इसका इलाज करवाओ। फिर वो सब चले जाते हैं। गोरी, भूख लगी है, मुझे फिर से भूख लग गई है। चुप करके बैठ जाओ, मैं बुलबुल को बुलाने जा रही हूँ। फिर गोरी कौवी बुलबुल को बुलाने जाती है और पीछे से कालू कौवे के वजन से घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है। अरे, मेरा घोंसला कहाँ गया? ना ही कालू है और ना ही मेरा घोंसला। वो रहा, वो नीचे कालू भी है और घोंसला भी। हाय हाय, मेरी टांग पर चोट लगी है गोरी। बुलबुल और गोरी दोनों कौवे के पास आती हैं। गोरी, इसकी कोई दवा नहीं है, इसे 5 दिन तक भूखा रहना होगा। जब ये उड़ने के काबिल हो जाए तो इसे अपने भोजन के साथ बाकी सब पक्षियों का भोजन भी लाना होगा। ऐसा करने से ही इसके पंख ठीक होंगे और इसका वजन भी कम होगा। मैं भूखा कैसे रह सकता हूँ? उड़ोगे तो ही कुछ खाओगे, पेटू कहीं के। फिर गोरी कौवी ऐसा ही करती है, वो कालू कौवे को कुछ भी खाने नहीं देती। 5 दिन के बाद कालू कौवे का पेट थोड़ा छोटा होता है। गोरी, आज फिर से उड़कर देखता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा फिर से उड़ने की कोशिश करता है। 1-2 बार में वो उड़ने लगता है। आज से तुम सब पक्षियों का भोजन लेकर आओगे, क्योंकि बुलबुल ने कहा था कि एक्सरसाइज करने से ही तुम्हारा वजन कम होगा और तुम्हारे पंख भी मजबूत होंगे। उस दिन के बाद कालू कौवा कम खाने लगता है। वो सारा दिन उड़ता और अपने दूसरे पक्षियों के लिए भी भोजन लेकर आता। ऐसा करने से कालू कौवा पूरी तरह ठीक हो जाता है। प्यारे दोस्तों, हमेशा कम खाओ। ज्यादा खाना फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।